मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, प्राचार्य गवर्नमेंट सरोजनी नायडू पीजी ऑटोनोमस गर्ल्स कॉलेज भोपाल। दीप्ति जी, बहुत खुशी की बात है कि सरोजिनी नायडू महाविद्यालय में जनजातीय शोध केंद्र की शुरुआत आपने की है। इसके पीछे मूल भावना क्या रही है? देखिए, मेरा खुद का भी एंथ्रोपोलॉजी में स्पेशलाइजेशन था और जब मैंने शोध कार्य किए, अपराध पे भी मैंने कार्य किए, तो मैंने देखा बड़े मासूम और हमारी संस्कृति का और समाज का एक हिस्सा होते हैं ट्राइब्स, और हम उन्हें भूले बैठे रहते हैं। और वो जितने सम्मान की उनकी संस्कृति हकदार है, उन्हें कहीं पिछड़ा कह के हमारी संस्कृति में हमेशा रखा गया है। तो उनकी संस्कृति को बढ़ावा देना, ये सबसे पहला उद्देश्य है। और शोध के माध्यम से कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कि केवल हमने आलेख कोई निकाले और देख के और उसमें रख दिए, क्योंकि मैं खुद भी समाजशास्त्र की स्कॉलर रही हूँ। तो मैंने देखा उनकी संस्कृति इतनी ज़्यादा एडवांस रही है, जो कि जिससे हमें बल्कि और सीखना चाहिए। उनका खान पान हो, उनकी म्यूजिक हो। और सौभाग्य से इस महाविद्यालय में जब मेरी पदस्थापना हुई, तो मैंने देखा हमारे विद्वत प्राध्यापक गण बहुत ही अच्छे अच्छे विषयों में, जैसे संगीत में, एथनोबॉटनी में, भूगोल में, समाजशास्त्र में, जनजाति बोलियों में बहुत कार्य कर रहे हैं। और अक्सर हम लोग वर्कशॉप में जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। हिस्ट्री भी इसी में अछूता नहीं है विषय, उनकी हिस्ट्री को लेके भी हमारे यहाँ काम हो रहे हैं। तो उसके पीछे मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम कुछ अनूठापन लेके आते हैं और एक बहुत ही रिगरस टाइप की रिसर्च इनके में करते हैं। चूँकि महाविद्यालय में जब मैंने भ्रमण किया, मुझे लगा कि एक हिस्से को ये बनाया जाए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अपने जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री, और हमारे वो बहुत ही विद्वत उच्च शिक्षा मंत्री हैं, वो हमेशा भारतीय ज्ञान परंपरा पे जिस तरह से बल देते हैं, तो उस विषय को लेके उन्होंने भी हमेशा इन चीज़ों को आगे बढ़ावा किया है। कहीं मैं सुन रही थी इन्हीं लोगों के व्याख्यानों को, तब मैंने बैठ के सोचा कि हम लोग ये महाविद्यालय कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसी भावना के साथ ये किया है, ताकि हमारे यहाँ की जनजातीय छात्राओं को भी हम इसमें इन्वॉल्व करके कुछ अच्छा कर सकें। क्या संभावनाएं आप देखती हैं इस शोध केंद्र की, और विद्यार्थियों को इससे कितना लाभ होने वाला है ताकि वो अपनी शोध कार्य जो करना चाहते हैं उसमें उनको काफ़ी मदद मिल जाए? जी, अनंत संभावनाएं छुपी हैं इसमें। एक तो शोध कार्य होगा, शोध कार्य से ज्ञान का विकास होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के साथ गोंडी बोली के ऊपर अभी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं कोई प्रमाण पत्र नहीं है। हमारी डॉक्टर अपर्णा बादल मैडम हैं, अर्पणा बादल, वो इस पे भारतवाणी से उन्होंने कांटेक्ट भी किया। वो कांटेक्ट करके उन्होंने देखा कि वहाँ पर मध्य प्रदेश की बोली के ऊपर कुछ भी उनके पास उपलब्ध नहीं था। तो वो अब कुछ कर रही हैं, वो स्वयं बताएंगी इस विषय में। इसी तरीके से डॉक्टर दीप्ति संकत, डॉक्टर कुसुम माथुर, अर्पणा अनिल, और डॉक्टर आलोक निगम, रामायण जी, अमर नायक खुद उस बेल्ट के हैं जहाँ बहुत वो कन्वीनर हैं, वो इस प्रकोष्ठ के। आज दुर्भाग्य से वो है नहीं यहाँ पर। लेकिन इन लोगों के कुछ कुछ बहुत यूनिक आइडिया लगे। ये सब जब विचार हम लोगों ने बातें की, तैयार भी सबने मिलके ही किया है काफ़ी कम बजट में। तो संभावना ये है छात्राओं के लिए कि हम शोध कार्य करें, उनकी संस्कृति को बढ़ाएं, वर्कशॉप कराएं, हैंड ऑन प्रैक्टिस करवाएं उनको, कि ऐसा नहीं हो कि केवल किताबी ज्ञान देकर और एक तरफ फुर्सत पाएं। तो अनंत संभावनाएं इसमें लगती हैं। धीरे धीरे हम सर्टिफिकेट कोर्स बढ़ाते जाएंगे और काफ़ी इंटेंस करते जाएंगे, और एक यूनिक फीचर बन के ये शोध केंद्र उभरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, हम कामना करते हैं कि आपका ये प्रयास सार्थक हो और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले और इस शोध केंद्र का दायरा भी लगातार बढ़ता जाए। हमारे साथ जो आपने टीम का ज़िक्र किया उससे भी बात कर लेते हैं। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति संकत है। मैं सह प्राध्यापक हूँ वनस्पति शास्त्र में, सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल। इस शोध केंद्र में आपकी भूमिका के बारे में बताइए।
मैं एथनोबॉटनी के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। एथनोबॉटनी का मतलब होता है लोक वनस्पति विज्ञान। लोक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, वो बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है लोक वनस्पति के क्षेत्र में। इसमें लोक वनस्पतियाँ भी आती हैं, लोक संस्कृति आती है, लोक गायन आता है और इस तरह की अनंत वस्तुएँ हैं जो ये जनजाति उपयोग में लाते हैं और जो और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि रंग बनाने वाले पौधे, वाद्य यंत्र बनाने वाले पौधे, भोजन में उपयोग में आने वाले पौधे, इस तरह का जो ज्ञान है इनके पास वो हम छात्राओं के साथ मिलकर शोध करेंगे और उसी को हम डॉक्यूमेंट करेंगे। कितनी उत्साहित हैं आप अपने इस काम को लेकर और क्या एक महाविद्यालय में इसके शोध केंद्र की शुरुआत होने से कितना एक बेहतर माहौल भी बनेगा? हम इस शोध केंद्र की शुरुआत जो हो रही है महाविद्यालय में इसकी पूरी जो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं हमारी महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय दीप्ति श्रीवास्तव मैडम इन्हीं को देते हैं और इन्होंने ही हम सभी को जोड़कर इस कार्य क्षेत्र में इन संभावनाओं को हमसे रूबरू कराया है और निश्चित रूप से हमारी छात्राएं भी इससे लाभान्वित होंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हम देते हैं। धन्यवाद। आपका परिचय दे दें पहले श्रोताओं को। जी, मैं डॉक्टर पूनम खरे हूँ। मैं संगीत विभाग में सह प्राध्यापक के पद पर काम कर रही हूँ और यहाँ पर संगीत से संबंधित या कहना चाहिए डांस, म्यूज़िक और वाद्य। वाह! और आप संगीत की बात करते हैं तो जनजातीय जो संगीत है वो उसकी तो लोकप्रियता आप जानती हैं कि जग ज़ाहिर है। आप इसमें क्या विशेष करने वाली हैं और जी। विद्यार्थियों को इससे क्या नया कि संगीत का नॉलेज मिलेगा? मैंने जो अब तक सोचा है एक्चुअली क्या है कि संगीत जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, मैं बेसिकली शास्त्रीय संगीत की प्रवक्ता हूँ। लेकिन शास्त्रीय संगीत कहाँ से आया? शास्त्रीय संगीत आया लोक संगीत से और लोक संगीत जनजातीय संगीत से आया क्योंकि सबसे पहले जो लोग थे हमारे यहाँ के वो आदिवासी थे। आदि माने जो प्रथम है, जहाँ से शुरुआत होती। तो लोक संगीत में जैसे अब हम कहते हैं बुंदेलखंड का लोक संगीत, मालवा का लोक संगीत, लेकिन इसके पीछे जो बेस है वो आदिवासी संगीत में छुपा हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि चूँकि वो ये असल में वो क्या गाते हैं, उसका क्या अर्थ है, ये सब लोग नहीं जानते और वो कैसे गाना है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं हम लोग अपनी स्वरलिपि करते हैं। जैसे कि हम लोग लिपि होती है ना कि हमने रोमन में लिख दिया इंग्लिश को, देवनागरी में हमने हिंदी को लिख दिया, संस्कृत को लिख दिया। वैसे ही हमारी स्वरलिपि है संगीत की, जिसमें मैं चाहती हूँ कि वहाँ के जो लोकगीत हैं, ख़ास तौर से गीतों की बात अभी मैं कर रही हूँ, उन गीतों को हम स्वरलिपिबद्ध कर दें ताकि हम और आप जो लोग म्यूज़िक दूसरी तरह से जानते हैं, शास्त्रीय तरीके से जानते हैं, वो भी जान सकें कि एक मोराबी लोकगीत है वो कैसे गाना है, एक कोली लोकगीत है वो कैसे गाना है। यदि उन्होंने नहीं भी सुना है तो उसकी एक मोटी धुन वो निकाल सकते हैं अपने गले से। इसके साथ में वहाँ जो वाद्य यंत्र हैं वो स्वाभाविक है कि नैसर्गिक हैं, जो वहाँ के नेचर से जैसे गाय उसके भैंस के सींग से, मरे हुए भैंस के सींग से बनाते हैं, जिसको तुरही बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोकगीत हैं जो हम किसी न किसी रूप में दूसरे संगीतों में भी उपयोग में लाते हैं। और ये महाविद्यालय तो वैसे भी संगीत के लिए जाना जाता है, यहाँ के बहुत सारी छात्राएँ जो हैं वो अपनी परफ़ॉर्मेंस करती रहती हैं। कितना आप आशान्वित हैं इस काम को लेकर? मैं बहुत आशान्वित हूँ। मुझे लगता है कि हम जो जनजाति है जो अपने लिए वाक़ई कुछ नहीं करते हैं अपने, उनकी जो अच्छी कलाएँ हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनका हम प्रसार करने में कुछ सहयोग कर सकेंगे इस तरह से। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैडम आपका नाम बता दें पहले श्रोताओं को। नमस्कार, मैं अपर्णा अनिल यहाँ पर ड्राइंग एंड पेंटिंग विभाग में प्राध्यापक हूँ। और जनजातीय संसार की जब बात होती है तो उसमें बहुत सारे चित्र उनके ऐसे होते हैं जो अपने आप में बहुत ही अनूठे होते हैं, बहुत बारीक काम उसमें होता है। आप इस शोध केंद्र को किस प्रकार से डिज़ाइन कर रही हैं इन चित्रों के ज़रिए? जी, हम लोगों ने जो अब जनजातीय संग्रहालय या जनजातीय प्रकोष्ठ यदि आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे डिपार्टमेंट के ही बच्चों ने दिन रात काम करके उसमें जनजातीय कला से संवारा है उसको और उसमें वो सारी बारीक उसमें एक बहुत ख़ास बात ये है कि उसमें 2 बच्चे ऐसे थे जो जनजातीय थे खुद। तो उन्होंने जो बारीकी पकड़ी तो हमारे बच्चों ने वो बनाते-बनाते भी बहुत सीखा कि वो बारीकी कि कोई भी प्रतीक चिन्ह हो या कोई जानवर हो, जो दूसरे बच्चे गौंड चित्रकला को बनाते हैं और जो एक्चुअली गौंड बच्चे होते हैं वो जिस तरीके से बनाते हैं, उन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये जो डिटेल्स है, यही सब रिसर्च का विषय है। प्रतीक भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए महसूस होते हैं, तो क्या उसमें डिफ़रेंस है
और उन ये मिथक क्या कहते हैं, और वो प्रकृति के करीब हैं सारे के सारे। तो उनको इसमें इतनी संभावनाएँ हैं, प्रतीकों से लेकर के प्रत्येक आकार, रंग, रेखाएँ सभी में बहुत संभावनाएँ छिपी हुई थी रिसर्च की। तो आप कुछ ऐसे कलाकारों को भी बुलाएँगे जैसे कि जनजातीय संग्रहालय में पद्मश्री भूरीबाई हैं या फिर जनगण श्याम जी की फैमिली है वो काम कर रही है, तो बीच-बीच में आप ऐसे कलाकारों को भी मौका देंगी ताकि वो भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दें? जी, जी। हमारे यहाँ पर वर्कशॉप भी है जनजातीय प्रकोष्ठ में, शोध प्रकोष्ठ में, और वहाँ पर हम लोग समय-समय पर इन सभी कलाकारों को बुला कर के इनका भी हम काम सीखेंगे और लाभ लेंगे, बच्चों को भी लाभ दिलाएँगे। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने, शुभकामनाएँ हमारी। एक और अपर्णा जी हमारे साथ बैठी हैं, आप इनके बारे में भी बता दें श्रोताओं को। जी, मैं डॉक्टर अर्पणा बादल, सहायक प्राध्यापक हिंदी। और बचपन से ही मुझे लोक संस्कृति बहुत अच्छी लुभाती थी। और मेरा रिसर्च भी बुंदेली लोक के ऊपर था। और हर समय मुझे वहाँ के जो वहाँ जनजाति, जैसे वहाँ की जो बेड़िया जनजाति है, वहाँ की जो उन लोग जो बोलते हैं, वहाँ जो नृत्य करते हैं, जो गाते हैं, उनको अक्सर मैं समझने की कोशिश करती थी कि उसमें क्या मिथ है, क्या धारणाएँ हैं। अभी हमारी प्राचार्या मैडम ने हमको इसकी बोली को आगे बढ़ाने का काम किया है। तब हमने इस पे जाना कि जो यहाँ की अभी हम लोगों ने गोंडी जो बोली है यहाँ की, उसके ऊपर सर्टिफिकेट कोर्स करने के ऊपर हमारा काम चालू किया है। जो अमरकंटक विश्वविद्यालय से हम लोग उसका सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे। और गोंडी जो भाषा है पूरे भारत की सबसे प्राचीन यहाँ के गोंडी जो जनजाति है, बोली है। आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई में जो हमको सैंधवी लिपि मिलती है, गोंडी और सैंधवी में काफ़ी कुछ समानता है। और वो उसका सर्टिफिकेट कोर्स हम लोग इसका अभी चालू करेंगे भारतवाणी से जोड़ के, ताकि पूरे भारत के लोग उससे जुड़ सकें ऑनलाइन उस सर्टिफिकेट कोर्स से। चलिए, हम शुभकामनाएँ देते हैं कि आपका गोंडी बोली को लेकर जो काम है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएँ जानेंगी और समझेंगी। क्या आप अपेक्षाएँ करती हैं अपने विद्यार्थियों से, छात्राओं से? छात्राएँ बहुत उत्सुक हैं। एक छात्रा जो हमारे पास आई, वो गोंडी समुदाय से, तो हमने उससे पूछा, आप कौन-सी आप बोलते हैं? तो वो बोली कि हम लोग बारेला भाषा बोलते हैं। तो तब जाना कि गोंडी के अंदर भी और छोटी-छोटी सी ये जो भाषाएँ हैं, उपबोलियाँ हैं उसकी। तो उससे भी हमने पूछा कि तब हमारे दिमाग में आया क्यों ना इनका शब्दकोश भी तैयार किया जाए, कि जैसे टेबल है तो वो उस टेबल को वहाँ उस भाषा में क्या, तो उसका भी हमारा अभी प्राचार्य मैडम से ये हमारा हम लोग बात कर ही रहे थे आज कि हम लोग उनका शब्दकोश भी तैयार करें। जो जितनी भी यहाँ छात्राएँ जो आती हैं, उन्हीं से उन भाषाओं की जानकारी लें। चलिए, बहुत-बहुत हम शुभकामनाएँ आपको देते हैं। जी, जी, धन्यवाद। और अब मैं मिल रहा हूँ हमारे एक साथ इस टीम के मेंबर से, आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर कुसुम माथुर, प्राध्यापक विभागाध्यक्ष भोपाल, भूगोल विषय। भूगोल विषय से आप हैं, तो ज़ाहिर है कि जनजातीय जब इलाकों का ज़िक्र होता है, जनजातीय क्षेत्रों का भौगोलिक परिदृश्य हम देखते हैं, तो इस शोध केंद्र में आपने क्या दर्शाने का प्रयास किया है? इस शोध केंद्र में हम ये बताना चाहेंगे और छात्राओं को शोध करवाना चाहेंगे कि हमारी जितनी भी जनजातियां हैं, वो गहन वनों में निवास करती है। तो वन क्षेत्रों में उनका जीविकोपार्जन, उनका रहन-सहन का स्टाइल, वो किस तरह से वन में रहकर प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं। वर्तमान समय में जब सब जलवायु परिवर्तन से परेशान है, वनों का कटाव हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में हम उनसे ये सीखें कि पर्यावरण के साथ सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है। हमारी छात्राएं इस दिशा में शोध कर रही हैं और वो जनजातीय इनके भौगोलिक विविधताओं पर अपने प्रोजेक्ट्स भी तैयार करती रही हैं और आगे भी इसमें और शोध करेंगी। अनंत संभावनाएं हैं। चलिए, आपकी संभावनाएं बरकरार रहेंगी और आने वाले समय में इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। मैं आपका परिचय भी जानना चाहूँगा। जी, नमस्ते, मैं डॉक्टर आलोक निगम, प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग।
हाँ, मैं जानना चाहता हूँ आलोक जी कि ये जो जनजातीय शोध केंद्र की यहाँ पे शुरुआत हुई है, आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जब भारत सरकार लगातार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है और हम देख रहे हैं कि बिरसा मुंडा जी को आदर्श बनाकर एक जयंती भी उनकी मनाई जाती है, उसके माध्यम से भी जनजातीय क्षेत्रों के विकास की बात की जाती है, ये अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाएगा? निश्चित रूप से ये प्रदेश का पहला जनजातीय शोध प्रकोष्ठ स्थापित हुआ है, जो मध्य प्रदेश के किसी भी शायद शासकीय महाविद्यालय में मेरी जानकारी में नहीं है। और जैसे जहाँ तक मेरे विषय का कंसर्न है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, हम दोनों ही विषयों में जनजातियों का बहुत प्रमुखता से उनका अध्ययन करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर से लेके और टिल शोध तक, मतलब जो पीएचडी की डिग्रीज हैं, वहाँ तक हम बहुत अलग-अलग इनके कल्चर, इनकी संस्कृति, इनकी परंपराएं, इनके विवाह के तरीके, मतलब जीवन साथी चुनने के तरीके, जैसे हम सब इस बात से भी अवगत हैं कि जो इनके जो जीवन साथी चुनने के तरीके हैं वो अद्भुत हैं, और इनमें कभी भी दहेज प्रथा नहीं देखने में मिलती, जो कि दूसरे वर्ग हैं उनमें ये सब चीज़ें जो बुराइयां हैं ये सब हैं। और निश्चित रूप से हम सब लोग रिसर्च गाइड हैं, और मेरी खुद की पीएचडी मैंने भील ट्राइब पर 2000 में मुझे सागर विश्वविद्यालय ने अवार्ड की थी। मेरा विषय भी भील ट्राइब पर मैंने बहुत काम किया है, और एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मैं जुड़ा रहा, उसके दौरान भी मैंने भील जनजाति पे बहुत काम किया है। तो हम सब, हमारे विद्यार्थियों को हम जो इस क्षेत्र में जो शोध की सुविधाएं हैं वो हम यहाँ पे बहुत इजीली मुहैया करा पाएंगे। इसीलिए मुहैया भी कराएँगे और साथ ही आप ये बताएँगे कि किस प्रकार की परंपराएँ हैं, रीति-रिवाज हैं, संस्कार हैं, जो हम फ़ॉलो करके अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका। आपका परिचय भी दे दें श्रोताओं को। जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर रामायण पटेल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग। रामायण जी, ये शोध केंद्र आपकी दृष्टि में क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये शोध केंद्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम जनजातीय लोक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। लोक व्यवस्था की जब हमारे यहाँ राज्य नहीं था, तो व्यवस्था कैसे चलती थी? तो हर जनजातीय क्षेत्र में का एक छोटा-सा उदाहरण है कि एक जनजाति अगर कोई शिकार करके लाता था, तो सबको बराबर बाँट के खाता था। इसका मतलब ये था कि काम एक करता था, लेकिन सामूहिकता का भाव था। उसी प्रकार के सामूहिकता के भाव को लेते हुए हम लोग इस व्यवस्था को देख रहे हैं, और उत्सव का उनको देखते हैं कि जैसे संगीत का होता है तो पूरा परिवार सब बैठ के बात करता है। जहाँ हम महिला पुरुष के भेद करते हैं, जनजातीय समाज में महिला पुरुष का भेद नहीं है, सामूहिकता का भाव है। जहाँ सभ्य समाज में रेप के कांड की व्यवस्था आती है, जनजातीय समाज में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहाँ सभ्य समाज में आते हैं, हम देखते हैं छुआछूत का भाव है, जनजातीय समाज में छुआछूत का नहीं है। यानी कि जनजातीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वो लोक व्यवस्था जो थी, हमारे ये सभ्य समाज में जिसको कहते हैं उसके लिए, तो उसको अध्ययन करने के लिए ये जो हमारी प्राचार्य मैम की प्रेरणा से, उनके विज़न से ये संस्थान स्थापित हुआ, उस पे सब हम लोग मिल के उस पे काम करने का। जैसे एक बहुत गुमनाम नायक थे, मैंने जब शुरू किया था पढ़ना, बिरसा मुंडा जी को सब जानते हैं, जयपाल सिंह मुंडा जी को कोई नहीं जानता। जयपाल सिंह मुंडा जी थे, मेजर ध्यानचंद जी उन्हीं की कप्तानी में खेलना शुरू किए, और इंडिया को पहला ओलंपिक हॉकी का मेडल जयपाल सिंह मुंडा दिलवाए, और फिर मेजर ध्यानचंद उनकी कप्तानी में खेलते हुए हॉकी के जादूगर बने। और उसके बाद उन्होंने बहुत सी चीज़ें, आदिवासी महासभा बनाया, फिर एक झारखंड नाम का एक नया प्रदेश बना रहे थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और उनको लेकर तो संविधान सभा में फिर कहा गया कि नहीं, आप संविधान सभा में है तो उस पर बात करिए। तो फिर आदिवासी महासभा बना के उन्होंने किया, फिर झगड़ा हुआ, फिर उस समय 53 में वो नए राजनीतिक दल बनाए थे। झारखंड राज्य बनता है 2000 में, लेकिन 53 में वो झारखंड पार्टी बनाए थे, जिसके 3 विधायक 27 एमएलए हुए। उन सब चीज़ों को पढ़ते हुए जब हम आते हैं तो देखते हैं कोल जनजाति के बीच में, जब कोल जनजाति रह रही थी तो एक क्षेत्र में जनजाति रह रही थी, दूसरे क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं करता है, और वो कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे सीमा रेखा थी कि ये नहीं जाएगा शिकार, ये जनजाति इस एरिया में करेगी, वो उस पे करेगी, और उस पे कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। तो भगवान राजा राम भी आके जनजाति क्षेत्र में रहते हैं। हम किसी दूसरे क्षेत्र के नागरिक को आ जाने नहीं रहने देना चाहते। और उस दौर पे जब कोल क्षेत्र में भगवान राजा राम आके रहते हैं, और पूरा जो कोल समाज, कोल राजा जो है ना, उनकी व्यवस्था में लग जाता है। तो ये देखना है कि कैसे आतिथ्य भाव,
कैसे व्यवस्था को बनाए रखना, कैसे सम्मान देना, ये सब चीज़ों को देखने के लिए हम ये जनजातीय शोध प्रकोष्ठ का जो विज़न है मैम का, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रयास है और एक अद्भुत संसार जनजातीय क्षेत्र का देखने को मिलेगा विद्यार्थियों को और वो शोध के क्षेत्र में आगे आएँगे। चलते-चलते आप दीप्ति जी सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहती हैं कि वो इस जनजातीय शोध का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से देख सकते हैं? देखिए बहुत जल्दी अभी सिर्फ हम लोगों ने मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई हैं। अभी कुछ हमारी जितनी भी पुस्तकें TRI में उपलब्ध थी, अब हम पूरे देश से अलग-अलग लाइब्रेरीज से पुस्तकें मंगवाएंगे। साथ में अलग-अलग जनजातीय विश्वविद्यालय जो हैं और जो भी लिटरेचर उपलब्ध है या सर्टिफिकेट कोर्स है, हम चाहते हैं कि ये इस महाविद्यालय का ये अभिनव प्रयास उन ऊंचाइयों को छुए और शासकीय तौर पर और अशासकीय तौर पर भी बौद्धिक तौर पर और उनकी कलाओं को उभारने के लिए कला केंद्र के तौर पे उभरे, जिससे वास्तव में हम कुछ NEP का सच में कुछ अभिनव प्रयास कर सकेंगे और इस महाविद्यालय द्वारा हम समाज को कुछ अंशदान कर सकेंगे। चलिए, हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि ये जो सरोजिनी नायडू महाविद्यालय में शोध केंद्र की स्थापना हुई है, जो कि समर्पित है ट्राइबल्स को, वो अपने उद्देश्य में सफल होगा और सार्थक परिणाम लेकर आएगा। पूरी टीम को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना वक़्त दिया हमसे बात करने के लिए और आपको शुभकामनाएँ देते हुए इस बातचीत को समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।